और इसमें जो हमारा आज का सेगमेंट है वो पढ़ना हम लोग को कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर सरप्लस, डिस्कस इट विथ मार्सेलियन अप्रोच एंड हिक्सियन अप्रोच। ठीक है, इसका हिंदी हुआ कि आप उपभोक्ता बचत से क्या समझते हैं, मार्शल के द्वारा दिया गया दृष्टिकोण और हिक्स के द्वारा दृष्टिकोण के द्वारा आप जो है इसको डिस्कस करें, इस पर व्याख्या करें, विश्लेषण करें। ठीक है ना। हाँ, अब इसमें यहाँ दे सकते हैं, कभी कभी जोड़ा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, ये हो गया। तो डायग्राम की सहायता से उपभोक्ता बचत को परिभाषित करें, उपभोक्ता बचत को व्याख्या करें, जिसमें दो दृष्टिकोण है, एक मार्शल साहब का है और एक हिक्स साहब का दृष्टिकोण है ये। ठीक है, पहले थोड़ा सा लेक्चर सुन लीजिए 10 मिनट, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। मार्शल साहब ने यूटिलिटी थ्योरी को दिया था, उपयोगिता सिद्धांत को मार्शल ने प्रोपाउंडेड किया था। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल साहब ने किताब लिखा था। ठीक है, उस पुस्तक में उन्होंने यूटिलिटी थ्योरी का पूरा विस्तार से वर्णन किया और उसने एक उपयोगिता विश्लेषण का एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता विश्लेषण दृष्टिकोण। तो कार्डिनल अप्रोच में उन्होंने बताया कि व्यक्ति की जो एक उपभोक्ता जो होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसकी यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ यूटिल्स एंड विद द हेल्प ऑफ मनी। जो मनी है, जो इनकम है, उसकी सहायता से हम यूटिलिटी को माप सकते हैं और यूटिलिटी जो है मिजरेबल है। अर्थात एक उपभोक्ता को जब किसी वस्तु का है ना क्रमगत रूप से उपभोग करता है तो उसे घटते हुए दर से सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है। ये मार्शल साहब ने कहा था और उसने कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वह एक घटते क्रम में जाने के बाद हर वस्तु में एक उपयोगिता निहित होती है। उस उपयोगिता में उसने मार्जिनल यूटिलिटी की बात किया, सीमांत उपयोगिता की बात की। तो कहा कि उपभोक्ता जो है वह संतुलन में तब आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, अगर एक एक्स वस्तु का उपभोग कर रहा है वह 0 पर आ जाता है तो उपभोक्ता संतुलन में हो जाता है। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन उसने कहा कि उपभोक्ता जो है इक्विलिब्रियम में आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स हो जाता है, यानी प्राइस अगर उसका पे कर रहा है, अगर ये मुफ्त की वस्तु है या खा रहा है, अगर प्राइस पे कर रहा है तो अगर दोनों प्राइस पे करता है तो वह संतुलन में आ जाता है। यानी अर्थात जो मूल्य अदा कर रहा है वस्तु का, अगर उसके बराबर, मूल्य के बराबर अगर उसको सीमांत उपयोगिता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता या एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता। तो इसकी जब इक्वल प्राइस के बराबर, मूल्य के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि उपभोक्ता संतुलन में होता है। लेकिन अगर स्थिति चेंज हो गई, अगर दो वस्तु का, चूंकि उपभोक्ता क्या होता है, हमेशा दो वस्तु का उपभोग एक वस्तु तो कर नहीं सकता, तो उपभोक्ता एक बंडल बनाता है, वस्तुओं का एक संयोग बनाता है। तो उस संयोग में से किसी संयोग का अगर चयन करता है तो उसे संतुष्टि मिलती है। अब वो किसका करेगा ये तो थ्योरी पर निर्भर करता है। अगर मार्शल साहब का कहना है कि वह जिससे उसको समान उपयोगिता मिल रही है, चाहे एक्स हो या वाई हो, तो अगर वह पी एक्स के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वह मार्जिनल यूटिलिटी उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है। हिक्स साहब का कहना है कि अगर जितना बंडल बनाता है और सब बंडल को अगर जोड़ा जाता है एक दूसरे से तो तटस्थता रेखा बन जाती है, कॉम्बिनेशन लोकस ऑफ द ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व। और फिर आरपी थ्योरी में कहता है सैमुअल्सन साहब की नहीं, उपभोक्ता किसी एक चॉइस को अगर रिबिल्ड कर देता है तो वो प्रीफर उसकी हो जाती है, प्रेफरेंस होता है और वहीं उसको संतुष्टि अधिकतम मिल जाती है। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट तरह से यूटिलिटी को एनालाइज किया है। तो मार्शल साहब ने कार्डिनल कहा, हिक्स साहब ने ऑर्डिनल कहा। तो दोनों की विभिन्नता अलग अलग। ऑर्डिनल का मतलब हुआ कि ऑर्डरिंग कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 कर सकते हैं कि इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें कम, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि इतना मिला, उतना मिला, इतना मिला। और फिर प्राइस से हम कैसे कर सकते हैं? तो इनका कहना है कि नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, जब उसने कहा कि अगर इक्विलिब्रियम, अगर दो वस्तुएं हैं तो कहता है mu x अपॉन mu y
इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। और अगर मुद्रा का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वह इक्विलिटी बराबर होगी, ये इतना बराबर। और उसने कहा कि एम यू एक्स बाय पी एक्स, ठीक है, एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम अपॉन पी एम। ये आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम। जो नए बच्चे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर तो वही चला गया ना, मुद्रा पर चला गया और कुल मिलाकर वो यूटिलिटी मनी पर चला गया। तो इक्विलिब्रियम चलता रहा। एक उपभोक्ता का इक्विलिब्रियम बताया जा रहा है आपको कि उपभोक्ता का इक्विलिब्रियम अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग ढंग से निकाले, ठीक है ना, और दिया उसने हिक्सियन दिया, अप्रोच दिया, फिर आपकी आरपी थ्योरी दी। तो यहाँ मूल बात यह है कि यूटिलिटी तीन बातें उभर के आती है। यूटिलिटी है मार्जिनल एक्स का, उसकी कीमत है, और एक नई बात आती है मुद्रा का जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मुद्रा का भी अपना मार्जिनल यूटिलिटी होती है और उसका कीमत भी होता है। अर्थात पहले आप यह सुनते होंगे कि 100 रुपए में बहुत सारा सामान खरीद लेते थे, आज 100 रुपए में एक सामान भी नहीं होता है। इसका मतलब उसका एमयूएम क्या है, घट गया है। उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मुद्रा का खरीदने की जो शक्ति है वो कम हो गई है आज के डेट में। आप बहुत पहले था 100 रुपए में ही लोग बहुत सारा सामान खरीदता था। लाखपति जो होता था 1 लाख तो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, आज करोड़ भी है तुम नहीं है। तो ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ द मनी है। तो एमयूएम पर निर्भर करता है कि एक मुद्रा में किसी वस्तु की क्रय करने की कितनी क्षमता विद्यमान है और उसका कीमत क्या अभी चल रहा है। ये सारा रेशियो प्रोपोर्शन में निकाल कर इक्विलिटी लाया गया, तब जाके इक्विलिब्रियम की बात आई। यहां तक आप क्लियर समझ चुके थे। अब जो टॉपिक आता है वह टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस का, तो सीएस का। तो सीएस यानी कि कंज्यूमर सरप्लस है क्या, ये क्या उपभोक्ता बचत है क्या, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब कहता है कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो एमयूएम के व्यू से, दूसरा उसमें यूटिलिटी विद्यमान होने के व्यू से। दोनों व्यू से हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअल में उपभोक्ता बचत होता क्या है। तो देखिए, सरप्लस जनरल बात जब आती है, हम लोग साधारण भाषा में जब बचत की बात करते हैं तो बचत का मतलब होता है कुछ बच जाना, आपके पास कुछ शेष हो जाना। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट है। वह नहीं है कि आपके पास कुछ पैसा बचा तो बचत हो गई। एक उपभोक्ता क्या करता है, एक उपभोक्ता का मूल उसका उद्देश्य होता है कंजम्पशन करना, उपभोग करना। और उपभोग करने के पूर्व वह किसी वस्तु को क्या करता है, खरीदता है, परचेज करता है। तो कहता है जब परचेजिंग प्रोसेस में होता है उपभोक्ता, तो उपभोक्ता को कुछ मौद्रिक आय के रूप में और यूटिलिटी के रूप में कुछ बचत हो जाती है। तो कहता है कि अगर यूटिलिटी के रूप में कुछ बचत हो गई तो मार्सेलियन अप्रोच हो गया, ठीक है। और अगर मौद्रिक रूप से कुछ बचत हो गई तो भी मार्सेलियन अप्रोच हुआ। लेकिन जब मनी हम पे करते हैं और उसमें अगर तटस्थता के रूप में अगर हम निकालते हैं इंडिफरेंस कर्व के रूप में, तब वो हेक्सियन अप्रोच हो गया। तो चूंकि हम लोग एमयू एक्स और IC 1, 2, 3 के सहायता से जो अप्रोच को निकालेंगे, तब दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हमारा निकलता है इसमें। तो उपभोक्ता बचत मार्शल अप्रोच से। तो मार्शल क्या कहा, मार्शल कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उपभोग करने के लिए वह उसको उस वस्तु का मूल्य अदा करता है, और जब वह मूल्य अदा करता है और उस मूल्य जो अदा करता है, उस मूल्य अदा करने के पीछे उसका MUX होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अर्थात उसमें कितनी उपयोगिता उसको मिलेगी, उस उपयोगिता के दृष्टिकोण से वह मूल्य को उस वस्तु के मूल्य को अदा कर देता है। वह अब आपसे कोई कलम का 1 लाख रुपए मांगे, आप नहीं दे पाएंगे, देंगे ही नहीं, क्योंकि कलम की उपयोगिता 1 लाख के बराबर नहीं है। लेकिन अगर एक सोने के चेन का, एक हीरे की अंगूठी का 1 लाख रुपए कोई मांगता है तो आप दे सकते हैं, देते हैं उसका, क्योंकि उसकी यूटिलिटी उतना के बराबर है वह। तो एक कंज्यूमर के दिमाग में हमेशा एक मनोवैज्ञानिक धारणा चलती रहती है कि किसी वस्तु का कीमत कितना हमें अदा करना है, ठीक है। अब एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि अगर आपको एक कलम खरीदनी है, ठीक है, आप कलम खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, घर पे आप डिसाइड करते हैं कि हमको एक कलम लेनी है, क्योंकि भाई कल हमारा परीक्षा है, अच्छी कलम लेनी है। तो आप अच्छे कलम का एक कीमत अपने दिमाग में आप एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि आपका 100 रुपये में एक अच्छी कलम मिल जाएगी। चाहे किसी कंपनी का नाम ले लीजिए, कोई कलम है आपका, रेनॉल्ड है, डॉक्टर है, या मिस्टी बीसी, कोई भी कलम है, ठीक है, ले लिया आपने। तो आप बाजार जब जाते हैं तो आप वहां पर देखते हैं कि दुकानदार कहते हैं भैया हमको सबसे अच्छा कलम दिखाइए, जो अच्छा चलता हो, बढ़िया हो, तो आपको कलम देता है। तो आपके मन के अनुकूल कोई कलम अगर है वहां पर मिला और आप उसकी दाम पूछते हैं, इसकी प्राइस अगर आप डिक्लेरेशन करते हैं, तो कहता है इसकी कीमत 80 रुपये है, 80 रुपीज़ है।
तो आपने सोचा था कि भाई हमारा एक कलम 100 रुपए में मिलेगा तो मैं ले लूंगा इसे, बट द पेन इज अवेलेबल ओनली 80 रुपीज बिफोर यू। तो ये जो 80 रुपए में उपलब्ध हो गया, आपने सोचा था कि 100 रुपए उसका कीमत होगा तो मैं दे दूंगा। तो ये जो 20 रुपए हुआ, जो डिफरेंस बिटवीन द विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पेड, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस। व्हेन ए कंज्यूमर है ना वांट्स टू है ना पे द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड ही एक्चुअल पेड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस। यही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। ये मार्सेलियन अप्रोच का कहना, मार्शल साहब ने ये कहा भाई तो चूंकि 20 रुपए उसकी बचत हो गई और वह 20 रुपए से अपने अतिरिक्त कल्याण में वृद्धि कर सकता है, अथवा 20 रुपए से वह अतिरिक्त कोई वस्तु और भी खरीद सकता है। तो दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, है ना, विद द अप्रोचिंग ऑफ द मार्सेलियन अप्रोच। अर्थात इसकी परिभाषा क्या निकल के आई? उपभोक्ता बचत का मतलब हुआ क्या? विलिंग टू पे, विलिंग टू पे, जो आप पे करने की इच्छा रखते हैं, अब प्लस एक्चुअल जो आप पे करते हैं, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कहलाता है सीएस कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस का। समझ गए? अब इसको हम लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं, दोनों तरह के स्थिति में कर सकते हैं। तो मार्शल कहते हैं कि कोई भी उपभोक्ता एक विवेकशील उपभोक्ता है, तो वह किसी वस्तु से जब वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु का जो मूल्य अदा करता है अथवा जो मूल्य अदा करना चाहता है और वास्तव में जो मूल्य अदा करता है, इस दोनों का अंतर ही उपभोक्ता बचत कहा जाता है। ये हिंदी की भाषा में आपका हो गया। तो मार्शल साहब ने कहा कि उपभोक्ता बचत क्या है? मिजरेबल है, इसको माप सकते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक्स गुड्स की क्वांटिटी है और यहां मनी इनकम है या प्राइस है, ठीक है। तो किसी वस्तु का जब मूल्य आप अदा करते हैं तो मान लेते हैं कि यहां पर ए है और ये बी है, ठीक है। तो आपने ए बी आप क्या करते हैं? आपके पास एक बजट लाइन है, ए बी एक बजट लाइन है। तो इस ए बी बजट लाइन में आप क्या करते हैं? आप खरीदना चाहते हैं वस्तु का, यानी कि एक्स वस्तु की कितनी भी मात्रा आप खरीद सकते हैं, जितना भी मात्रा चाहे खरीद सकते हैं आप। तो आप कोई भी संयोग बनाते हैं, मान लेते हैं कि इस वस्तु है, एक एक्स वस्तु है और इस एक्स वस्तु का कीमत जो है, दो कीमत ले लीजिए आप, मान लेते हैं यहाँ P1 लिए, ये P2 लिए, ये P3 लिए, ये X1 लिए, X2 लिए, X3 लिए। AB तो दिया हुआ है, EFG दे दिए। तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि अगर हर इकाई की बात करें, ये जो है आपका है, ये इकाई में आप खरीदेंगे तो इसको नॉन डिविजिबल कर दीजिए, और अगर इसको होलसेल में करेंगे तो डिविजिबल कर दीजिए। मतलब दो तरह की वस्तुएं होती है। जैसे आप दूध है, लिक्विड में खरीदते हैं, अब जैसे है कि आपका पीस में खरीदते हैं, दर्जन में खरीदते हैं, उस हिसाब से देखा जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि आप X1 वस्तु खरीदना चाहते हैं तो इसका कितना कीमत अदा करते हैं? आप P1 कीमत अदा करते हैं, ठीक है। या X2 वस्तु खरीदना चाहते हैं तो P2 अदा करते हैं, या X3 वस्तु अदा करना चाहते हैं तो P3 अदा करते हैं। तो लेकिन एक्चुअल जो पेमेंट है वो एक्चुअल पेमेंट है, मान लेते हैं कि एक्चुअल पेमेंट आपका ये है, ठीक है। अर्थात ये P4 जो एक्चुअल कीमत है उसका। तो आप जब भी यूनिट में वस्तु खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि अगर हम OX1 वस्तु खरीदते हैं तो इसका कीमत आप पे अदा करना चाहते हैं P1, लेकिन वह P4 में ही मिल जाता है, ठीक है, P4 में ही मिल जाता है। तो अर्थात ये जो आपका हुआ, ये आपका उपभोक्ता बचत कहलाएगा। अगर X2 वस्तु खरीदते हैं, एक्चुअल में P4 में उपलब्ध हो जाते हैं, यानी मार्केट प्राइस जो है, ये मार्केट प्राइस है P4, एक न्यूनतम प्राइस मान के चलना होगा, तो आपको जो है आपको ये बचत प्राप्त हो जाता है। और अगर आप P3 खरीदते हैं X3 में तो आपको ये बचत प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से अगर इसका नामकरण दे देंगे, मान लें यहां पर K दे दें, तो आप क्या देखते हैं कि आप किसी वस्तु का कीमत P1 अदा करना चाह रहे थे, लेकिन बाजार में आपको P4 मिल गया, अर्थात P1 से P4 ये आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। दूसरी वस्तु में आप X2 देख रहे थे, तो आपने वहां देखा कि आपको वह P4 में वह भी उपलब्ध हुआ, तो आपको P2 और P4 के बराबर उपभोक्ता बचत हुआ, फिर आपका उपभोक्ता बचत यहां हुआ। तो इस तरह से अगर यूनिट में हम देखते हैं तो जो एक्चुअल में कीमत मार्केट प्राइस में उपलब्ध है और जो आप चाह रहे थे देने के लिए, तो उपभोक्ता को वह बचत मिल जाता है। अर्थात आप क्या देखते हैं
कि टेंगिल जो है ये AP4K के बराबर ये कंज्यूमर सरप्लस आपको निकलता है। ठीक है, ये बताता है यूनिट वाले में जिसमें नॉन डिविजिबल मैटर होती है। हाँ, दूसरा देखिए, अब देखिए क्या है इसमें। अगर मान लेते हैं कि वस्तु है आपके पास, ठीक है, आप एक बात कर रहे थे, हम कलम लेना चाह रहे थे, पेन का उदाहरण ले रहे हैं। तो जो पेन का है, जो पेन है आपका गुड्स है, ये एक्स गुड्स है, आपने इसको खरीदना चाहा तो आप विलिंग हो गए। विलिंग मतलब आपने विलिंग टू पे, आप चाह रहे थे कि आपका जो बजट लाइन है वो देखिए आपका पूरा ट्रेंगल बन रहा है OAB, ठीक है, OAB ट्रेंगल बन रहा है। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, आप OA कीमत पर OB पूरा मात्रा में आप उस कलम को खरीद सकते हैं। आप अगर इतना अगर हैं तो आपको कोई यहां पर बचत नहीं दिखता है। लेकिन जब आप बाजार जाते हैं, आपने मन बना लिया कि हम OA कीमत देंगे, हमको एक कलम लेनी है, अब उसकी जो मात्रा, तो आप जैसे बाजार गए तो आप गए तो वहां देखिए कि आपको OP कीमत पर उपलब्ध है हुआ। आप चाह रहे थे OA लेना, लेकिन मिल गया आपको OP पर। जब OP पर मिल गया तो जो इतना AP कीमत है यह क्या हुआ, यह आपके लिए CS कहलाया, ये आपके लिए उपभोक्ता बचत कहलाया। दिस इज द CS। ये कैसे आया, आप चाह रहे थे विलिंग टू पे, चाह रहे थे आप OA देना, बट एक्चुअल में एक्चुअल जो पे हुआ वो आप OP पर मिल गया आपको, जो मार्केट प्राइस है। तो आप जो CS निकलेगा वह क्या होगा, वह होगा OA माइनस OP इक्वल्स टू AP। AP के बराबर CS होता है। तो ये बताता है कि आपका उपलब्ध इतना हो जाता है। अर्थात इसमें कैसे निकलता है, अगर मान लेते हैं इसका हम निकालेंगे इसकी प्राइस को, तो प्राइस तो निकल जाएगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस कर देंगे तो होता है। आपने देखा था, अगर इसको मार्जिनलिटी की बात करते हैं, MU की बात करते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जो MU होता है, क्योंकि MU में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यूटिलिटी लॉ लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी रिटर्न लागू होता है। तो ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, घटते चला जाता है, ठीक है, घटता है ये। तो घटने के क्रम में यह एक ऐसे बिंदु पर आएगा जहां उपभोक्ता चाहेगा कि उतना कीमत अदा करके उस वस्तु को हम ले लें। तो इसकी जो कीमत अदा आती है वह कीमत है क्या है, प्राइस जो होती है OP इंटू OX के बराबर होता है। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिला MUX, ये मिला यहां पर आपको मैक्सिमम मिला, अर्थात आपकी संतुष्टि यहां पर पूर्ण हो गई। आप जो चाह रहे थे वो मिल गया, आपने मूल्य अदा कर दिया। चूंकि यहां पर आपने क्यों अदा किया, क्योंकि यहां MUX बराबर क्या है, PX है। यही तो है प्राइस जो आपने बताए थे ऊपर कि जब भी कोई उपभोक्ता का मूल्य उसके सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी तो वहां उपभोक्ता क्या होगी, संतुष्टि पर आ जाएगी। तो अर्थात क्या हुआ, ये MUX बराबर PX हो गया, आपने इतना कीमत अदा कर दिया। और अगर मान इतना कीमत नहीं अदा करते तो और बार्गेनिंग करते, और ऊपर जाते, और नीचे आते, तो लेकिन आपने अदा कर दिया। इट मींस आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है और PX है दोनों इक्वल में हो गया, अर्थात आप इक्विलिब्रियम में आ गए। यानी ये जो पे अदा किए, जो आपने टोटल पे जो मूल्य अदा किया वह OP इंटू OX के बराबर आपने पे कर दिया। और रेस्ट जो पैसा आपके पास बच गया, जो बच गया, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। यही आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। क्लियर है यहां तक? अर्थात डिफिनेशन से क्लियर हो गया कि अगर उपभोक्ता किसी वस्तु की जो मूल्य अदा करती है वह मूल्य जो होता है वह MUX वह PX के बराबर होता है, और बराबर होगा तभी उपभोक्ता इक्विलिब्रियम पर, संतुष्टि पर रहेगा। तो मार्सिलियन अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम यहां पर इसको के बिंदु पर मिल रहा है, एक नंबर एक। दूसरी बात, अब उपभोक्ता बचत क्या हुआ, तो जो मूल्य अदा करने के बाद उपभोक्ता के पास जो अधिशेष पैसा बच जाता है, अधिशेष रुपए बच जाता है, वह उसकी कंज्यूमर सरप्लस कहलाती है। चूंकि उपभोक्ता OA कीमत देना चाह रहा था, लेकिन बाजार में जाने के बाद उसे वह वस्तु OP कीमत पर ही उपलब्ध हो गया, मिल गया, तो जो AP के बराबर जो उसके पास सरप्लस हुआ, बचत हुआ, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। यही उपभोक्ता बचत कहलाता है। ये आपका हो गया डिविजिबल में, नॉन डिविजिबल में। आप दोनों भी चित्र बना के निकल सकते हैं, आगे कर सकते हैं। वहां देखिए, ये मान लेते हैं यूनिट में आप खरीदते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आप मान लो OX खरीदे, तो OX जब आप खरीदे और आपका एक मार्केट प्राइस यहां दिया हुआ है P4, ठीक है, तो आप देखते हैं कि हर यूनिट की अलग अलग प्राइस है, X1 X2 X3 अलग अलग है, तो मात्रा भी अलग अलग है। यहाँ P1 प्राइस है, P2 है, P3 है। तो जैसे अगर आप एक यूनिट मान लेते हैं, X का एक यूनिट लिए,
तो आपको P1 पे करने का आप मन बनाए थे आप। तो जब मन बनाए थे तो आपको जब एक लीजिएगा तो थोड़ा सा हाई प्राइस आपको देना पड़ेगा, लेकिन जैसे मात्रा बढ़ाइएगा तो प्राइस थोड़ा घटेगा, फिर और मात्रा बढ़ाइएगा प्राइस घटेगा। तो इस तरह से जो उपभोक्ता का बचत है वह लेवल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो 1 यूनिट लिए तो इतना उपभोक्ता बचत मिला आपको, दूसरा लिए तो इतना मिला, पूरा बढ़ गया, तीसरा लिए तो इतना मिला, अर्थात पूरा इतना हो गया आपका। तो कह रहा है कि जो जो मात्रा आप बढ़ाए, जैसे यहाँ एक्स पर ले लिए, तो यही चीज तो है ना, यही चीज है ये वाला। तो ये क्या हो गया, ये दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, ये पूरा का पूरा ये आ गया यहाँ, ठीक है ना। तो आपके पास मात्रा बढ़ने से, प्राइस घटने से उपभोक्ता बचत का मात्रा क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ता है। और जो जो उल्टा ले लीजिए कि अगर मात्रा कम हुआ तो उपभोक्ता बचत आपको पहली इकाई में इतना ही मिला आपको, दूसरी इकाई में आपको ये जुड़ गया, पूरा इतना मिला, ठीक है, और तीसरी इकाई में ये भी पार्ट जुड़ गया, अर्थात इतना मिला आपको, जो कि ये फिगर को बता रहा है यहाँ पर, समझ रहा है ना। तो आप पे करते जाते हैं, तब तक पे करते हैं जब तक कि MUX बराबर PX नहीं हो जाता है, ये मार्शल साहब का कहना है। उसके बाद आप उसका मूल्य अदा नहीं करना चाहेंगे, ठीक है ना। यूटिलिटी के बराबर आपको PX मिल गया तो आप अदा कर देते हैं। नहीं तो देखते नहीं, एक व्यक्ति देखते हैं 4 सब्जी के दुकान में दाम मुलाएगा, यहाँ कैसे 10 रुपये, वहाँ कैसे 8 रुपये, वहाँ कैसे 9 रुपये, 7 रुपये, जहाँ दिखता है कि उसको बजट और उसका वो मिल गया तो वहाँ पर वो सरप्लस बचत भी देखता है, बजट भी देखता है और वो परचेज कर लेता है। तो ये कंज्यूमर का एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। मार्शल साहब लगभग जो है 1890 में ही इस तरह की बातें वो बोलकर चले गए थे। तो बाद में फिर इसकी क्रिटिसाइज भी हुआ और हिक्स ने इसको सुधार किया। फिर हिक्स साहब ने अपना एक इंडिफरेंस कर्व की सहायता से फिर उसको वो बताया, डिटेल किए थे।